क्या आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी तो समझा ही होगा क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी। अभी के लिए अगर नहीं भी समझ में आया इतना डिटेल में मैंने जो समझाया, सिर्फ इतना याद रखो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy which is required by the reactants to get converted into product। ठीक है, अभी एक मिनट है। हाँ, आई होप इतना आपको समझ में आया। कोई बात नहीं, नहीं सीखा है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझा दूंगा और कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो। अब देखो ध्यान से, ये ग्राफ था, ऐसा था ग्राफ। अरे यार ये किसने कर दिया। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये ग्राफ मैंने बनाया था, ठीक है। ये रिएक्शन को इस तरह से, ये रिएक्शन का पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ रिएक्शन। इस तरह से रिएक्शन अपने पाथ को फॉलो करता है। बट अगर आप कैटलिस्ट ऐड करोगे ना, कैटलिस्ट ऐड करोगे ना, तो रिएक्शन अभी कैसा हो जाएगा, देखो ध्यान देना यहाँ पर। देखो, आप देख सकते हो कि हुआ क्या एक्चुअली, कैटलिस्ट ने क्या किया। आप देखो पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, इतनी चाहिए थी। अब कैटलिस्ट ऐड करने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई, कम हो गई। समझ में आया। तो कैटलिस्ट एक्चुअली क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। इसको और अच्छे समझाऊं मैं आपको, तो देखो क्लास में होता है तो मैं आपको बेटर समझा पाता, बट अभी देखो मैं अभी तो सिर्फ आपको ओरली समझा सकता हूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक एक्सपेरिमेंट से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना और ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। समझो कि एक दीवार है, एक वॉल है बीच में, उसके उस तरफ कुछ, उसके एक तरफ कुछ लोग हैं, ठीक है, जिनकी हाइट, किसी की हाइट बड़ी है, किसी की हाइट छोटी है, ठीक है, सब अलग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। बीच में एक दीवार है, ठीक है। समझो वो दीवार जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो दीवार क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और जो लोग उस तरफ है, एक तरफ, वो सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। जो लोग हैं इस तरफ, वो सब के सब क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब आप सोचो कि अगर वो दीवार की हाइट, मेरी बात सुनना सिर्फ ऐसे ही, हाइपोथेटिकल समझो, वो दीवार की जो हाइट है वो 4 फुट है, 4 फीट या 5 फीट है, ठीक है। इन शॉर्ट, फीट कुछ नहीं, इतना याद रखो, दीवार की हाइट काफी ज्यादा है, ठीक है, दीवार की हाइट काफी ज्यादा है। अब वहां पर कुछ लोग हैं एक तरफ, जिनकी हाइट, कुछ लोग हैं जिनकी हाइट ज्यादा है। समझो कि वो लोग जिनकी हाइट ज्यादा है, जिसमें से 10 लोग हैं, ठीक है, बाकी जो है, ठीक है, बाकी जो उनकी हाइट सबकी छोटी है। अब आप सोचो कि अगर मैं उनको बोलूंगा कि इस दीवार को क्रॉस करो, तो मुझे बताओ कितने लोग दीवार को क्रॉस कर पाएंगे, कितने लोग उस दीवार को क्रॉस कर पाएंगे। हाइट लंबी कितने लोग की थी, 10 लोग की। आंसर इज 10, 10 ही लोग क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि 10 लोग की हाइट बड़ी थी, ठीक है। वो जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको आप रिलेट कर सकते हो रिएक्टेंट से। उनकी जो हाइट है उसको रिलेट कर लो आप एनर्जी से। मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वही उस दीवार को, उस तरफ, दीवार को क्रॉस करके उस तरफ जा पाएगा, और दीवार को क्रॉस करके उस तरफ जाएगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझो, प्रोडक्ट कर कन्वर्ट, उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। उसकी जो हाइट है वो मैं किससे रिलेट कर रहा हूँ, एनर्जी से। दीवार जो है उसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब सोचो, अगर मैंने यही चीज, अगर किसी तरह से मैंने ये दीवार को तोड़ के, दीवार को तोड़ के सिर्फ आधी फीट की कर दी मैंने, या 1 फीट की कर दी, अब मुझे बताओ कितने लोग क्रॉस कर पाएंगे, कितने लोग क्रॉस कर पाएंगे, सब, सबके सब क्रॉस कर पाएंगे, सारे के सारे लोग इस तरफ से उस तरफ चले जाएंगे। क्यों, कैसे हुआ ये, दीवार छोटी हो गई। तो इसका मतलब है अब जो लोग हैं जो हाइट में छोटे हैं, वो लोग भी क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेम रिएक्शन के साथ होता है। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है, सबके पास अलग अलग एनर्जीज होती है, सबके पास अलग अलग एनर्जीज होती है। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, जो लोग एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करके जा सकते हैं, वो सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर जिनके पास कम एनर्जी है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। बट कैटलिस्ट ऐड करने की वजह से क्या हो रहा है, कैटलिस्ट क्या कर रहा है, उस बैरियर को कम कर दे रहा है। जिस बैरियर, जो बैरियर था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उस बैरियर को ही कम कर दे रहा है। तो आप सोचो, अगर कैटलिस्ट बैरियर को कम कर देगा तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में, और इस तरह से रिएक्शन फास्ट होता है।
समझ में आया मैंने क्या समझाया? ये कंसेप्ट होता है कैटलिस्ट का, समझा? तो अगर आपको अभी से कोई भी पूछे कि कैटलिस्ट एक्चुअली क्या करता है, प्लीज ऐसा मत बोलो कि स्पीड, हाँ बोलना चाहिए स्पीड ऑफ द रिएक्शन फास्ट होता है, बट कैसे होता है? तो आंसर क्या दोगे? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। क्या आंसर दोगे? कैटलिस्ट ऑलवेज increases the rate of reaction. It speeds up the reaction by decreasing the activation energy of the reaction. By decreasing the activation energy को कम कर देता है। अब बात ये आती है कैटलिस्ट भी दो टाइप के होते हैं। कैटलिस्ट में भी दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। एक होता है कैटालिटिक प्रमोटर, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। कैटालिटिक प्रमोटर जो कैटलिस्ट को प्रमोट करेंगे और फास्ट होने के लिए। तो जब कभी भी आपको वर्ड यूज होता है कैटालिटिक प्रमोटर, नाम ही उसका प्रमोटर है, तो वो रिएक्शन को और प्रमोट करेगा, वो रिएक्शन को और फास्ट कर देगा, कैटलिस्ट की हेल्प करेगा। एक होता है कैटालिटिक पॉइजन, एक होता है कैटालिटिक पॉइजन। ये क्या करता है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देगा, नाम ही उसका पॉइजन है। वो कैटलिस्ट को पॉइजन कर देगा, कैटलिस्ट को खराब कर देगा, तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कैटालिटिक प्रमोटर क्या करता है, वो रिएक्शन को और फास्ट कर देता है। कैटालिटिक पॉइजन क्या करेगा? स्लो कर देगा। मैंने जितना भी हो सके उतना शॉर्ट में कैटलिस्ट के बारे में सब बता दिया। समझ में आया? ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब मेरी बारी है इसमें। ये सब तो मैंने दूसरे चैप्टर से रिलेटेड बता दिया, मेरे चैप्टर से रिलेटेड बताता हूँ अभी। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ली चैटलिस्ट के मुताबिक आपको पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है शॉर्ट में। तो अब आप सोचो कि हमारा रिएक्शन है वो कैसा है? रिवर्सिबल। रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल। तो अगर कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को फास्ट करेगा तो बैकवर्ड को भी करेगा। जिस स्पीड से वो फॉरवर्ड को फास्ट करेगा उसी स्पीड से वो बैकवर्ड को भी फास्ट करेगा। तो रिएक्शन पे अल्टीमेटली कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? नहीं। कैटलिस्ट फास्ट करेगा रिएक्शन को, बस फॉरवर्ड भी फास्ट कर देगा और उसी स्पीड से बैकवर्ड को भी फास्ट कर देगा। इसीलिए कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो, हाँ इक्विलिब्रियम जल्दी आ सकता है। मेरी बात ध्यान से सुना, अलग मतलब है इसका। इक्विलिब्रियम आपको पता है, हम बोलते थे कि इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम कैसे आता है? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पहले समझो आने में, आपने रिएक्शन स्टार्ट किया और समझो कि इक्विलिब्रियम आने में पहले 10 मिनट लग रही है, अब इक्विलिब्रियम 5 मिनट में आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम 5 मिनट में या 1 मिनट में आ जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज नहीं होने वाला, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, पढ़ो अभी क्या लिखा है, देखो देखो क्या लिखा है। कैटलिस्ट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस विद द यूज ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ये रिएक्शन में उन्होंने कैटलिस्ट यूज किया। अब क्या बताया? इफ द अबाउ रिएक्शन इज कैरिड आउट विदाउट कैटलिस्ट इट वुड टेक मेनी डेज टू रीच द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए बहुत दिन लग जाएंगे। हाउएवर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, एज कैटलिस्ट रिड्यूसेस द टाइम ओनली टू फ्यू आवर्स। तो पहले जो रिएक्शन काफी दिन लगा रहा था वो भी कुछ घंटों में हो जाएगा। ठीक है, रिमेंबर in all the cases of change in the concentration, pressure, temperature and a presence of catalyst, once the equilibrium has re-established after the change, the value of Kc will be unaltered, है ना? वैल्यू Kc की चेंज नहीं होती है। इन शॉर्ट यही बताया। ओके, पॉइंट से कंफ्यूज हो जाएगा, इससे आगे पढ़ते हैं। अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर। वही मैं आपको बता रहा था कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं कर सकता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी चेंज नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, डू यू नो? कैटलिस्ट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बाय एग्जैक्टली द फॉरवर्ड रिएक्शन की भी एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा, बैकवर्ड की भी सेम अमाउंट से करेगा। तो अब आप ही सोचो ना, जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा उसी स्पीड से बैकवर्ड भी आएगा, तो केसी कैसे चेंज होगा?
फिर से लिखा है, अ कैटलिस्ट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस इक्वेशन, वो तो हमें पता ही है, कैटलिस्ट कभी भी इक्वेशन में नहीं आता है, एंड इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, अल्टीमेटली उन्होंने लास्ट में अल्टीमेटली उन्होंने यही बोला है कि कैटलिस्ट ना तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट करता है, ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। हाँ, क्या करता है एक्चुअली कैटलिस्ट, इक्विलिब्रियम को जल्दी लाता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी, इक्विलिब्रियम को आने में हेल्प करता है, फास्ट आ जाएगा, जल्दी से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बताओ, कोई डाउट? इसलिए बोलो, धीरे 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 आप कंसेप्ट डेवलप करते जाओगे, वैसे वैसे आपको केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, और जब समझ में आने लगता है तो पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको मेरा समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आई होप, तो प्लीज उसको उसी दिन पढ़िए, वरना भूल जाओगे। ठीक है, ओके, आई थिंक सब कुछ क्लियर है, मैंने कैटलिस्ट से रिलेटेड सब कुछ बता दिया। इस चैप्टर में कैटलिस्ट से रिलेटेड इतना ही है कि कैटलिस्ट ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है, ना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन को, हाँ इक्विलिब्रियम को जल्दी लाएगा, बस इतना ही इस चैप्टर में मतलब है। मैंने आपको सब बताया कि कैटलिस्ट एक्चुअली क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है बाय ऑल्टरिंग द पाथ ऑफ द रिएक्शन। आप देख सकते हो पहले पाथ कैसा था, उसका ऊपर जाके फिर नीचे आता था, पर देखो मैंने दूसरा रिएक्शन कैसे बनाया था, एकदम फटाक से आ गया था, तो एक्चुअली इसने रिएक्शन के पाथ को चेंज कर दिया। ओके, let us summarize effect of all the four factors on the position of equilibrium and the value of equilibrium constant, that is Kc। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वही इन्होंने यहाँ पे इलेबोरेट किया है, आप देख सकते हो। ये टेबल एक बार देखो ना, आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। चलो, थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड। देखो, एक कॉलम है इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक कॉलम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले मैं समझा देता हूँ एक काम। कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं इन्होंने ऊपर लिखा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यस, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंजेस, Kc नो चेंज। प्रेशर चेंजेस इफ रिएक्शन इन्वॉल्व चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। आपको पता है प्रेशर में चेंजेस तभी होंगे जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स है, अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स है। वैल्यू ऑफ Kc नो चेंज। टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंजेस, Kc चेंजेस। कैटलिस्ट नो चेंज, नो चेंज। बताओ, कोई डाउट? सिर्फ एक ही मैसेज आया, नो, इतना पढ़ाने के बाद सिर्फ, ओके। बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है केमिस्ट्री में, ऐसा कुछ है क्या? चलो ठीक है, ओके ओके ओके। आप सौरभ स्टार्टिंग से अटेंड कर रहे हो क्या? आप बोल रहे हो थोड़ा बहुत डाउट है, आप स्टार्टिंग से बैठे हो? आप स्टार्टिंग से हो, एक भी लेक्चर मिस नहीं किया आपने? तो एक बार आप वीडियो लेक्चर देखो, जो मैंने समझाया है ना, वो वीडियोस आप एक बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है? तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। चैप्टर का एकदम लास्ट पार्ट जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एंड दैट इज हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस, इन्होंने हेबर्स प्रोसेस को इलैबोरेट किया है। हेबर्स प्रोसेस अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, इसमें अमोनिया बनता है, इसमें अमोनिया बनता है, दैट इज हेबर्स प्रोसेस। अब आपको पता है इंडस्ट्री का काम होगा ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बने, तो इन लोग एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, हेबर्स प्रोसेस को लेके क्वेश्चन आता ही आता है। पूछते हैं कि आप उसमें ऐसे क्या चेंजेस करोगे कि अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बने, अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बने। तो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप देख लेना। देखो, मेकिंग अमोनिया द हेबर्स प्रोसेस, उन्होंने वही लिखा है, द हेबर प्रोसेस। देखो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दैट गिव्स अमोनिया। आप मुझे बताओ
कि इसमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मैं आपको पहले एक बार में सारे कंडीशंस बता देता हूँ। क्या करोगे आप, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो फॉरवर्ड जाएगा, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो फॉरवर्ड जाएगा। जैसे ही अमोनिया बनता है, जैसे ही अमोनिया बनता है उसको बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकालोगे तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम। अगर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो और फॉरवर्ड आएगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। तो जैसे ही अमोनिया बना उसको बाहर निकाल दो तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। तीन कंडीशन ये होगा। ओके, नेक्स्ट। फिर अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में हमें रिएक्शन किधर लेके जाना है, प्रोडक्ट साइड में। प्रेशर बढ़ा दो, इस रिएक्शन में प्रेशर क्या रखो, हम ज्यादा रखो। अगर आप प्रेशर ज्यादा रखोगे तो रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है। और आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में कम है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में कम है, तो ऑब्वियसली वापस अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनेगा। प्रेशर कम रखोगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम को कम रखना पड़ेगा। प्रेशर ज्यादा रख रहे हो तो वॉल्यूम डेफिनेटली कम ही रखना है, क्योंकि दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। रिएक्शन कैसा होता है, एक्सो। तो टेम्परेचर क्या करना चाहिए हमें, टेम्परेचर ज्यादा रखना चाहिए या कम रखना चाहिए, देखते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा रखा, जो एक्स्ट्रा हीट है वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब होगा तो एंडो बैकवर्ड चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर हमें कैसा रखना पड़ेगा, कम। हमें टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, कम। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर अगर कम रखेंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे तो हीट कम हो गई, हीट कम हो गई तो रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ हीट प्रोड्यूस हो। हीट कौन से रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक में। हीट कौन से रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक। आप देख सकते हो एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड है, एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड है, तो अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनेगा। सारी कंडीशन समझा दी। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, कैटलिस्ट आप कितना भी ऐड करो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें पता है कैटलिस्ट किसी को और इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट। तो कंडीशंस क्या क्या है याद रखनी, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, एंट्रेंस में भी, कॉलेज में भी। समझा, जो मैंने आपको सारा सिखाया उसका एप्लीकेशन है। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो अभी इसमें हमें ये सारी चीजें देखनी है। ध्यान से देखो क्या दिया है, क्या क्या पूछ सकते हैं आप। आप देख लो, नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर लेते, पूछते हैं नाइट्रोजन कहाँ से आता है हेबस प्रोसेस में, एयर से। हमें पता है एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, एयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है ना, एयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, तो वहां से नाइट्रोजन मिल जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम नेचुरल गैस। हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, नेचुरल गैस। स्ट्रेट याद रखना है, नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, एयर से। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, नेचुरल गैस। किस रेशियो में मिक्स करना है, 1:3। आप देख सकते हो नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, तो किस रेशियो में लेना होता है, 1:3 बाय वॉल्यूम, 1:3 बाय वॉल्यूम। सब क्वेश्चंस बनते हैं, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कितना टेम्परेचर रखना है। मैंने आपको बोला था टेम्परेचर कम रखना है, कितना टेम्परेचर रखोगे, 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप सोचोगे ये कौन सा टेम्परेचर कम थोड़ी है, ऑब्वियसली कम है। इंडस्ट्रीज में जब कोई चीज बनाई जाती है तो आपको पता है टेम्परेचर कितना रखते हैं वो लोग, 2000, 3000, 3500, इतना टेम्परेचर होता है। तो यहाँ उसके कंपैरिजन में 450 डिग्री सेल्सियस तो कम ही है। अब स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं, एग्जाम में यही आंसर केल्विन में होगा और केल्विन में आप गलती करके आ जाओगे। केल्विन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 273, तो आंसर आता है 773 केल्विन।
आंसर आता है 773 केल्विन। याद रखना, केल्विन में पूछा तो 773 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में पूछा तो 450 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखो पूछा क्या है ना, उल्टा करके आ जाओगे। ऑप्शन में 450 डिग्री सेल्सियस भी होगा, 450 केल्विन भी होगा, 773 डिग्री सेल्सियस भी होगा, 773 केल्विन भी होगा। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। एक बार, एक मिनट, हाँ हो सकता है कि, एक मिनट, सेवन 23 आ रहा है। ओके, आप बोल रहे हो 723 आ रहा है, यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ है। न्यू टेक्स्ट बुक जिनके पास है उसमें भी 450 लिखा है क्या, देखो कि 500 लिखा है। देखो 500 लिखा है क्या, क्योंकि आंसर एक्चुअली 773 होता है, गलत दिया है इन्होंने, क्योंकि आंसर इज 773 केल्विन एंड नॉट 723। देखो जिनके पास न्यू बुक है 450 लिखा है, आप याद रखो 450। फिर आपकी बुक ने अगर 450 दिया है तो आप 450 याद रखोगे, बट मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में 773 है। ठीक है, एनसीईआरटी में 773 है। तो कॉलेज की एग्जाम होगी तो आप 450 ही प्रेफर करो, 450 ही प्रेफर करो, और केल्विन में 723 ही प्रेफर करो। ठीक है, प्रेशर कितना याद रखना है, 200 एटीएम। आपको अगर याद होगा मैंने बताया था प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। पता है नॉर्मल जो अभी हम फील कर रहे हैं वो कितना है प्रेशर, अब जो हम फील कर रहे हैं वो कितना प्रेशर है, कोई बता सकता है क्या? हमारे आजू बाजू भी तो प्रेशर है एयर का, वो कितना है, कितना है, एनीवन? ये सब पता होना चाहिए आपको। हाँ, 1 एटीएम। ठीक है, हम जो अभी फिलहाल एयर का प्रेशर फील कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, दैट इज 1 एटीएम। सोचो 200 गुना ज्यादा इसका, इसका 200 गुना ज्यादा चाहिए, 200 एटीएम। कैटलिस्ट क्या यूज होगा, आयरन। कैटलिस्ट क्या यूज होता है, आयरन। याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी मत, एज इट इज सब कुछ याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन आएगा, दोनों का रेशियो कितना है, 1:3 बाय वॉल्यूम। टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस। अगेन ध्यान देना, अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है 500 तो प्लीज आप उसी को प्रेफर करना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितना पढ़ाया, आंसर है 773, बट इसका आंसर 773 नहीं आ रहा है, इसका आंसर 723 आ रहा है। ठीक है, 723 आ रहा है कैल्विन। प्लीज आप कॉलेज में एक बार पूछ भी लेना जब आप जाओगे, अभी तक तो कॉलेज नहीं गए हो, बट जब भी जाओगे तब पूछ लेना एक बार, जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे। और प्रेशर सही है, 200 एटीएम ही होता है प्रेशर। कैटलिस्ट भी सही है, आयरन कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, इसमें साथ में मैंने आपको बताया था ना कि कैटलिस्ट के साथ में हमेशा एक चीज को यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं कैटालिटिक प्रमोटर, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और फास्ट कर देता है। कैटलिस्ट अलग होता है, कैटालिटिक प्रमोटर अलग होता है। नाम ही उसका कैटालिटिक प्रमोटर है। वो क्या करेगा, कैटलिस्ट को प्रमोट करेगा और उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो कैटलिस्ट के साथ हमेशा कैटालिटिक प्रमोटर को यूज किया जाता है। और हैबर्स प्रोसेस में कैटालिटिक प्रमोटर होता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम लिखा होगा शायद आगे, तो वो भी ध्यान रखना। कैटलिस्ट पूछा है, आंसर इज आयरन। कैटालिटिक प्रमोटर पूछा है, मोलिब्डेनम। देखते हैं इन्होंने कुछ चेंज किए होंगे, शायद हो सकता है। अगर आपको कभी भी पूछे कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, इंडस्ट्रीज में अमोनिया जो प्रिपेयर किया जाता है उस प्रोसेस का नाम क्या है, आंसर इज हेबर्स प्रोसेस। बिल्कुल मत भूलना, हाँ ये भूलना मतलब पाप करना साइंस लेना। ठीक है, क्योंकि हर एक साइंस स्टूडेंट को पता होता है ऑलमोस्ट, जो लोग साइंस में एटलीस्ट ध्यान देते हैं। हर एक का नहीं बोल सकते बिकॉज ऑब्वियसली काफी लोग ध्यान नहीं देते। एटलीस्ट अगर आप अच्छे स्टूडेंट में काउंट होते हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए हेबर्स प्रोसेस क्या है। ये भूलना बिल्कुल भी मत, पहले ही बोल रहा हूँ। ओके, तो हेबर्स प्रोसेस, industrial application. Haber's process, industrial preparation of ammonia. Industrial process can be made efficient and profitable by applying ideas of rate of reaction and equilibrium. Actually इनको ऐसा लिखना चाहिए था, by applying idea of Lee Chatelius principle, जो भी लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज है इस चैप्टर का। हाँ,
देखो क्या लिखा है, Haber's process is the process of synthesis of ammonia gas by reacting together hydrogen gas and nitrogen gas in a particular stoichiometric ratio by volume. कितना है वो रेशियो? 1:3 and at a selected optimum temperature. आप देख सकते हो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना. The reaction proceeds with a decrease in the number of moles. Obviously, आप देख सकते हो प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 4 है, तो डेल्टा एन क्या आएगा? -2. एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वही लिखा है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. आयरन ब्रैकेट में लिखा है कंटेनिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. ये लाइन पहले भी आई थी, याद रखना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या है, हम कैटलिस्ट की तरह लेते हैं आयरन, साथ में क्या लेंगे हम? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मोलिब्डेनम व्हिच इज यूज्ड एज अ कैटालिटिक प्रमोटर. आई थिंक क्लियर है. मैं पहले ही बोल रहा हूँ, रिएक्शन तो याद रखना ही है, साथ में उसके प्रेशर की वैल्यू कभी नहीं भूलना है 200 atm, साथ में उसके टेम्परेचर की वैल्यू कभी नहीं भूलना है 450 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, हर रिएक्शन के प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू याद नहीं करनी होती, बट जब कभी भी किसी प्रोसेस के आगे नाम आ जाता है किसी साइंटिस्ट का, हेबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कोई भी साइंटिस्ट का नाम आ गया, तो आपको उसमें हमेशा याद रखना है, आपको सब कुछ याद करना होता है. उसके प्रेशर की वैल्यू कितनी है, उसमें टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, ये सब याद करना होता है. ठीक है, ओके. अभी क्या लिखा है? वी स्टडीड अर्लियर इन द सेक्शन ए जो भी है, हाउ द चेंज इन द concentration ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट द yield ऑफ अमोनिया. नाउ लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. मैंने आपको बताया था प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, कि ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए. देखते क्या लिखा है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हेंस लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, देखो लिखा है लोअरिंग, हेंस लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट. टुवर्ड्स राइट मींस टुवर्ड्स अमोनिया. एट लो टेम्परेचर, अब एक चीज और ध्यान रखनी है, हमें इसमें रिएक्शन में टेम्परेचर क्या लेना चाहिए? लो, नो डाउट, टेम्परेचर हमें क्या लेना है? कम. बट हमें एक चीज ये भी पता होती है साइंस में कि हम कभी भी टेम्परेचर को जितना ज्यादा बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, वैसे रिएक्शन फास्ट होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे कोई भी रिएक्शन हो, नेचुरली क्या होगा? वो फास्ट. और अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो वो रिएक्शन धीरे धीरे स्लो होने लगेगा. ठीक है, ये नेचर का रूल है. तो इसमें इन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि आपको नो डाउट टेम्परेचर कम लेना है, नो डाउट आपको टेम्परेचर कम लेना है, बट इतना भी कम मत लेना कि रिएक्शन ही नहीं हो. ठीक है, वही लिखा है, देखो लिखा है एट लो टेम्परेचर हाउएवर द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल एंड लॉन्गर टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम. है, at high temperature the reaction occurs rapidly with appreciable composition of ammonia, hence optimal. हम क्या करते हैं, इसीलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज करते हैं. ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? कभी भी ऑप्टिमम का मतलब है परफेक्ट, मतलब इस रिएक्शन के लिए एग्जैक्ट परफेक्ट टेम्परेचर क्या है? दैट इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर. द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 773 केल्विन. देखो इन्होंने गलती की है, यहाँ पे वापस 773 लिख दिया, वहां पे 450 लिखा है, तो बेटर है आप 773 याद रखो. ठीक है, इसका मतलब है 500 डिग्री सेल्सियस आंसर है. आया ना 773 केल्विन, मैंने आपको बोला ना. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द हैबर्स प्रोसेस इज 773 केल्विन. ठीक है, ओके. इफेक्ट ऑफ प्रेशर, आपको पता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होता है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कम थे? प्रोडक्ट साइड. तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन राइट की तरफ जाएगा. क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड विद द हाई प्रेशर, वही मैंने बोला, as it proceeds with a decrease in number of moles, है ना. at high pressure the catalyst, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर कुछ ज्यादा भी हाई नहीं लेना है. ज्यादा प्रेशर हाई लोगे तो कैटलिस्ट इनएक्टिव हो जाएगा, कैटलिस्ट इनएक्टिव होगा तो वापस प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए यहाँ पर भी वही है कि आपको एक ऑप्टिमम प्रेशर सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो एट हाई प्रेशर द कैटलिस्ट बिकम्स इनएफिशिएंट, therefore optimum pressure need to be used. The optimum pressure is about 250 atm. Again wrong statement. Optimum pressure is about 200 atm. ये no doubt आप 200 ही लिख करके आना. इन्होंने पूरा कंट्रोवर्सी सेट कर दिया है, कहीं पे 250 लिखा है कहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ परफेक्ट इज 200.
नो डाउट 200 आंसर आता है 250 में। क्या पर फिर भी अगर आपको एकदम करेक्ट चाहिए, आपको एक अगर डर है, तो आप प्लीज कॉलेज के टीचर्स को पूछिए, वो लोग जो बोलेंगे उसी को आंसर करना, वरना क्या फालतू में आपको रॉन्ग मिल जाएगा। हाँ बट आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखो आंसर इज 200। कॉलेज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार कॉलेज के प्रोफेसर को पूछ लेना कि वो लोग क्या, उनको क्या लगता है, क्योंकि मार्क्स तो वही देंगे आपको। ठीक है, ओके अब देखो आप क्या क्वेश्चन है। अच्छा इतना समझ में आया सब कुछ? कोई डाउट है? पूरा चैप्टर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। किसी को कोई डाउट? अल्टीमेटली पूरे चैप्टर में एक ही चीज है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में सब कुछ समझाया पहले, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में समझाया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, आप मेरा लेक्चर देखिए, अगर जिनके पास नहीं है प्लीज, अगर आपको पूरा चैप्टर अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मैंने हर एक लाइन अच्छे से समझाई है, जितना रिक्वायरमेंट है सब बता दिया मैंने। तो आप अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया, आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वापस देखिए, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर शुरुआत हुई थी कि हम पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था, फिर मैंने आपको बताया था कि वो एक डेरिवेशन था, है ना, उसमें हमने क्या डिराइव किया था, केसी डिराइव किया था। केसी कैसे लिखा जाता है आपको पता है, ऊपर क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उनके साथ उनकी स्टोइकियोमेट्री भी लिखनी होती है, रेज टू पावर, रेज टू पावर। अच्छा एक और चीज, जैसे ही लेक्चर रुकेगा आप वापस मत, फिर क्या कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे ही लेक्चर रुकेगा ना, समझो लेक्चर खत्म हो गया, नो डाउट आपको वापस ज्वाइन करने की जरूरत, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता रहा था, मैं चैप्टर को वापस पूरा नटशेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन जाना था, फिर हमने केसी निकाला, फिर हमने केपी निकाला। आपको याद होगा जब हम केसी और केपी लिखते हैं तो हम सिर्फ किसके लिए लिखते हैं, गैसियस और एक्वस के लिए ही लिखते हैं। सॉलिड और लिक्विड के लिए बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं हम, 1, ये मत भूला। फिर हमने केपी और केसी के बीच में रिलेशन प्लॉट किया था, पूरा ग्राफ था, सॉरी ग्राफ नहीं, पूरा एक इक्वेशन था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी रेज टू डेल्टा एन जी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो यूनिट होती है केपी की और केसी की, वो डिपेंड करती है आपके इक्वेशन पे। किस पे डिपेंड करेगी, इक्वेशन पे भी नहीं, नो डाउट, आप ऐसे भी याद रख सकते हो डेल्टा एनजी पे, डेल्टा एनजी आप पूरा गो थ्रू करना वापस चैप्टर तो पता चलेगा, डेल्टा एनजी पे उसकी यूनिट डिपेंड करती है। ये होने के बाद हमने चालू किया था केपी इक्वल टू केसी आर टी रेज टू डेल्टा एनजी, ये यहाँ पर खत्म हो गया था। ये सब कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में। इक्विलिब्रियम पोजीशन यही ली चार्टेरियस, सब कुछ बताया मैंने आपको कि इक्विलिब्रियम, इसमें क्या बताया गया था कि अगर आप इक्विलिब्रियम आ चुका है, एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, तो उसके बाद अगर आप कोई भी स्ट्रेस दोगे इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट, तो रिएक्शन अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वो जो स्ट्रेस दिया है वो नलीफाई हो जाए, वो जो स्ट्रेस आपने दिया है वो नलीफाई हो जाए बाय चेंजिंग इट्स पोजीशन टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, डिपेंड्स। ठीक है, ये समझाया था मैंने आपको। और फिर लास्ट में हमने ये सब चीजों को एप्लीकेशन हैबर्स प्रोसेस में देखी है। बताओ कोई डाउट, ये कैन यू टेल क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे अगले क्लास में। आप साहिल आप किसी से पूछ लीजिएगा, आपको डेफिनेटली आपके क्लासेस के जो भी स्टाफ है उनसे पूछिए, आपको कहाँ मिलेगा, शायद यूट्यूब पे ही है, वही आपको बेटर बता पाएंगे, या फिर अमूल सर से पूछ लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, चैप्टर क्लियर है, मेरी तरफ से खत्म हो चुका है, अब आपकी तरफ से बताओ। ग्रीन सिग्नल, प्लीज रिप्लाई। सो तो नहीं गए ना, मेरे को फिर से डर है, कुछ लोग सो गए क्या, लेक्चर में सो तो नहीं जाते ना, ऐसा तो नहीं है रूम में बैठ गए और फिर मस्त लेक्चर चालू करके कैमरा वैमरा चालू करके मस्त आराम से सो गए साइड में।
एनसीईआरटी से सौरभ, आईसीएसई कंडक्ट ही नहीं करता एग्जाम, जो कंडक्ट करता है वो एनसीईआरटी कंडक्ट करता है, दिल्ली बोर्ड इज एनसीईआरटी। ठीक है, तो आई होप मेरी तरफ से मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आप एक बार वापस ओल्ड वीडियोस, जिनको फिर से कोई डाउट है, एकदम चैप्टर क्लैरिफाई चाहिए, आप वीडियोस देखो, आपको समझ में फिर भी नहीं आया आप, ठीक है, मेरी तरफ से हो गया चैप्टर खत्म। अब आपको एक मिनट है, ठीक है, तो इतना आप याद, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ खत्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, कौन सा लेना है अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर, बताओ आपकी तरफ से कौन सा लेना चाहिए, आपको कौन सा चाहिए वो बताओ, वरना मैं अपनी तरफ से लूंगा। अगर आपकी कोई चॉइस है तो आप बता सकते हो, वरना मैं अपनी चॉइस का ही लूंगा। ओके, वरना वो एक भी सीख नहीं सीख पाएंगे, तो उनको वो करना है। अरे बाप रे, अनम्यूट रखिए। ठीक है, तो आई थिंक ओवर देन, खत्म केमिकल इक्विलिब्रियम, फाइनली केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म। इसका आगे कंटिन्यूशन है आयनिक इक्विलिब्रियम, 12th में आएगा, इसका आगे कंटिन्यूशन है आयनिक इक्विलिब्रियम 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो वो चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझना है तो ये बेसिक्स आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। विद दैट फाइनली लेक्चर, चैप्टर खत्म और लेक्चर भी खत्म। ठीक है, चलो बाय, अगले क्लास में मिलते हैं विथ न्यू चैप्टर। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, बाय 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 सर, ओके बाय सर। बाय सर। ओके बाय बाय।